परम पूज्य गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव से प्रथम साक्षात्कार। चारी जी कहते हैं, हमारी आकांक्षाएं यदि कम से कम उन विभिन्न रास्तों पर भटकती नहीं जो हमें कहीं नहीं ले जाते, निश्चित रूप से उस ओर नहीं जिसकी हम आशा करते हैं। मुझे बाबूजी महाराज से मिलने का एक अवसर चेन्नई में ही मिला था। हमारे मित्र श्री वीर राघवन एक अभ्यासी थे और बाबूजी उनके साथ 2 दिन रुके थे। मद्रास में जैसा कि इसे कहा जाता था, वहाँ कोई भी अभ्यासी नहीं थे। उन्होंने हम लोगों को कभी नहीं बताया, क्योंकि उन्होंने नहीं सोचा कि हम लोग इच्छुक होंगे। प्रसंगवश ये आपको दर्शाता है कि एक अच्छे प्रशिक्षक को कैसा नहीं होना चाहिए। उसे अपने आध्यात्मिक जीवन के बारे में या अपने मालिक के बारे में बात करने के लिए अल्पभाषी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही तरीका है जिससे हम लोगों को बता सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे कर रहे हैं और हम इसे क्यों कर रहे हैं। ये बिल्कुल अगला वर्ष ही था कि हमको ये अवसर मिला, लेकिन ये एक टिप्पणी भर है कि प्रसंगवश एक प्रशिक्षक स्वयं किस प्रकार व्यवहार करे। मुझे याद है, पहली बार जब मैं शाहजहाँपुर गया था, मैंने उनसे मिलने का एक अवसर गंवा दिया था, क्योंकि मेरे पास पता नहीं था। मैं बस शाहजहाँपुर से गुजर गया और बाद में मुझे मालूम हुआ कि मैं उनके घर से 100 गज के नज़दीक से गुजर गया था। शाहजहाँपुर से होकर अपनी अगली यात्रा में मैंने तिराहे पे खड़े पुलिसकर्मी से यह प्रश्न पूछकर खोज लिया, क्या आप इस जगह को जानते हैं? उसने कहा, आप इस सड़क पर जाइए, वहाँ एक मिठाई की दुकान है, उस व्यक्ति से पूछना, वह आपको बता देगा। यहाँ तिराहे से मिठाई की दुकान लगभग 30 गज थी और जब मैंने रामलाल, जिससे वह जाना जाता था, दुकानदार से पूछा, उसने कहा, इस गली से जाओ। बिल्कुल आसान था। अब जो हुआ वह थी मेरी अपेक्षा। मुझे एक गुरु के बारे में बताया गया था और मेरी कल्पना थी कि उनका एक आश्रम होगा, और मेरे दिमाग में था कि आश्रम एक बड़ी वर्गाकार इमारत होगी, बीचों बीच एक खुला आंगन, 3 मंजिला सारे कमरे एक विशाल मेहराबदार प्रवेश द्वार के साथ होंगे, जिससे एक हाथी गुजर सके, और ऐसी इमारत वहाँ नहीं थी। वास्तव में वहाँ आश्रम था ही नहीं, वहाँ केवल उनका घर था। और जब मैंने गेट और उसके अंदर साधारण इमारत देखी, ये एक निराशा नहीं थी, पर यह निश्चित रूप से, जिसे फ्रेंच में डिनोमेंट, भ्रम का टूटना कहेंगे, एक तरह रहस्य से पर्दा उठना था। लेकिन मेरा बैग तो गली की नुक्कड़ पर कार में था, क्योंकि गली में कार आ नहीं सकती थी, इसमें तो केवल रिक्शे आ सकते थे। और मैं कमरे के अंदर गया। वहाँ दरवाजे पर केवल बाँस की परखच्चियों की एक चिक पड़ी थी, और मैं अंदर चला गया और वे वहाँ बिस्तर पर लेटे हुए थे। उनका चेहरा दीवार की तरफ था। मैं नहीं जानता था कि मैं क्या करूं, क्या मैं उनको जगाऊं या, इसलिए मैं बैठ गया। यह एक साधारण सी लोहे की चारपाई थी, साधारण बिस्तर था, और वह व्यक्ति जो बाबूजी महाराज थे, लगभग इतने से थे, बिस्तर पर लेटे थे। किसी प्रकार मैं आश्चर्य करते हुए बैठा रहा कि मैं कहाँ फंसने जा रहा हूँ, या पहले से ही कहाँ फंस गया हूँ। जब उन्होंने एकाएक करवट ली और देखा, अब मैं उस अनुभव की बात कर रहा हूँ जो मुझ पर बिजली गिरने से लगे आघात जैसा था। मैं नहीं जानता और लोगों के साथ क्या होता है, किंतु मेरे मामले में मैं बस देखता रहा।
वे मुझे अपने विशेष अंदाज में जैसे आपके आर पार झांक रहे हों देख रहे थे। इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती और मुझे लगा जैसे वे अनंत में झांक रहे हों। तो ऐसा ही कुछ मेरे मामले में हुआ था। आसमान से गिरी कोई बिजली जैसी या ऐसी ही कोई चीज़ नहीं, लेकिन जैसे किसी चीज़ में खींचते जा रहे हो, जैसे कि एक भंवर में अवश्य ही किसी प्रकार की हलचल वहाँ नहीं थी और आप बस टकटकी बांधे देखते ही चले जाएं। वह एक ऐसा क्षण था जब मैं आध्यात्मिकता में प्रवेश कर और उससे विकसित होकर अनंत में पहुँच जाता। किंतु किसी प्रकार मैंने अपनी नज़रें समेट लीं और वह क्षण मैंने गंवा दिया। आप देखते हैं, प्रथम अवसर हमेशा सबसे अच्छा रहा है, किंतु मैं नहीं जानता क्यों। क्या वह शिष्टाचार था? निश्चित रूप से नहीं। क्या वह विनम्रता थी? नहीं। क्या वह भय था? वह भय नहीं था। वह ऐसा कुछ था जैसे आप एक चीते को देखते हैं और चीता कितना ही भयानक हो, वह मुड़कर चला जाता है। तो यदि मैं मुड़ नहीं गया होता, मेरा मतलब है मैं सीधे वहाँ पहुँच जाता, जैसा कि आप कुछ काल्पनिक विज्ञान चलचित्रों में देखते हैं, जैसे कि अथर क्लॉक 2001। वह क्षण गंवा दिया गया था और अब हम अभी भी उसकी प्रतीक्षा में हैं। वह 1964 का साल था। 45 साल गुजर चुके हैं। तो आप देखते हैं, यदि अवसर आता है और हम चूक जाते हैं, जैसा कि बाबूजी महाराज कहा करते थे, तो फिर वह मौका शायद हजारों साल में भी न आए। ये घटित हुआ पर सुअवसर गंवा दिया गया था। मैं अभी भी कारण नहीं जानता कि कैसे और क्यों। शायद उनके अपने अनुमान से वह ठीक बात नहीं थी, क्योंकि अनंतता वे ही निर्णय करते हैं, आप जानते हैं। और बाद में एक भाव बना रहा, मैं नहीं जानता इसे क्या कहूँ, या शंका अथवा भय अथवा निराशा का भाव कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। मैं अकेला ही था। उनका परिवार निवास के लिए बने मकान में था। तभी बाबूजी ने किसी को बुलाया और बोले, इनका सामान ले आओ। उस मामले में मैं कुछ नहीं कह सकता था। मैं तो लखनऊ जाते हुए वहाँ से गुजर रहा था। मुझे पता नहीं था कि मैं वहाँ शायद 3 दिन ठहरने वाला था। तो हमेशा ही यदि पहला अवसर ही नहीं झपट लिया जाता, तो हम नहीं जानते कि हम वह मौका फिर कब पा सकेंगे। कुछ इसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती और इसका अंत भी हो सकता था। और क्योंकि शाहजहाँपुर में उस प्रथम भेंट में ये तब समाप्त नहीं हुआ था, हम अभी भी रास्ते पर हैं। अंतर केवल इतना है कि वे भौतिक रूप से अब वहाँ नहीं हैं। इसके बाद उनके साथ मेरा संबंध चुपचाप किंतु निश्चिंत रूप से गहराता गया। शाहजहाँपुर में जिस प्रथम बसंतों में उपस्थित हुआ था, उसकी अब भी मुझे याद आता है। सन 1964 का बसंत गुजर चुका था। मेरे पिताजी को वास्तव में बसंत पंचमी के दिन ही अभ्यासी बनाया गया, क्योंकि उस अवसर पर दुर्भाग्य से मुझे अपनी कंपनी के कार्य से चेन्नई से बम्बई जाना पड़ा था। अतः वह अवसर मैं चूक गया। ये शाहजहाँपुर की मेरी यात्रा के पूर्व की बात है। अतः जब मैं बम्बई से लौटा तभी अभ्यासी बन पाया था। सन 1965 में बसंत पंचमी के उत्सव में मैं उपस्थित हुआ था। मैंने इसके बारे में केवल सुना भर था कि यह लाला जी का जन्मदिन होता है। वह दिन, जैसा कि बाबूजी ने बताया, जब वह दिव्य विभूति इस धरा पर अवतरित हुई थी, हम बहुत कम लोग थे।
मेरा विचार है कि उस समय मद्रास में कुल 3 अभ्यासी थे, मैं, मेरे पिताजी एवं एक श्री चेड्डियार, एक ऊंचे कद के व्यक्ति जो श्री वीर राघवन के घर के सामने रहते थे, और कुछ लोग तिरुपति से आए थे। मैं सोचता हूँ जहाँ पहले से ही एक सेंटर था। वास्तव में ये प्रथम कुछ केंद्रों में से एक था। तो हम करीब आधा दर्जन लोग मद्रास से ग्रांड टैंक एक्सप्रेस में चढ़े थे, किंतु आप जानते हैं हृदय में बहुत ज़्यादा, लगभग असहनीय उत्तेजना, चाहत मद्रास में थी। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए रेलगाड़ी चलती रही। 2-3 लोग यहाँ बैठे थे, 2-3 लोग वहाँ बैठे थे, और जब हम दिल्ली पहुँचे हम करीब 80 लोग थे। मैं आज आपको ये बात बताऊंगा जो मैंने बाद में बाबूजी को बताया था कि जैसे ही हमारी दूसरी रेलगाड़ी जो हमने दिल्ली से पकड़ी थी उत्तर प्रदेश की सीमा में पहुंची, तो मैंने हृदय पर आघात तो नहीं लेकिन एक गहरा प्रभाव अनुभव किया, और उस अनुभव ने मुझे ये विश्वास दिलाया कि मैं पूर्व जन्म में उत्तर प्रदेश में रहा था, क्योंकि आज भी मैं उत्तर प्रदेश में घर में होने जैसा महसूस करता हूँ। ये हो सकता है कि मैं वहाँ रह रहे लोगों के रहने के तरीके की आलोचना करूँ, जिस अस्वच्छ तरीके से वहाँ के लोग व्यवहार करते हैं, तौर तरीके की कमी, उनका घमंड, स्वाभिमान। आप जानते हैं ये सब चीज़ें उन लोगों में होती हैं जिनके पास सामान्यतः कुछ नहीं होता। ये विचित्र बात है, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं होता वह ज़्यादा घमंडी होता है, बजाय उसके जिसके पास सब कुछ होता है, और अधिक दंभ और अधिक घमंड। मैंने ऐसे भिखारियों को बहुत घमंडी होते देखा है। जब उन्हें अपनी उम्मीद से थोड़ा ज़्यादा कोई दे देता है, वे देने वाले की ओर देखते हैं और कहते हैं ये ज़रूर 2 नंबर का पैसा होगा। कुछ इसी तरह की बातें आप जानते हैं। उनमें देने वाले के प्रति कोई आदर नहीं होता, क्योंकि वे जानते हैं कि उनकी क्या औकात है और वे किस चीज़ के पात्र हैं, और जब उन्हें दान में बहुत कुछ मिल जाता है वे उस दान के प्रति घृणा करते हैं। तो आप सब जीवन में ऐसे अनुभव पाएंगे कि जब आप कुछ अच्छा करना चाहेंगे आपसे हमेशा नफ़रत की जाएगी। लोग आपको पसंद नहीं करते, लोग आपसे बचते हैं, लोग आपके बारे में झूठी बातें करते हैं, आपके बारे में बुरी बातें करते हैं। किंतु क्या इसलिए हमें अच्छा कार्य करना बंद कर देना चाहिए? मैं ऐसा नहीं सोचता, क्योंकि यदि ये आपका स्वभाव ही है, ना कि मुखौटा, बनावटी रूप से अपनाई गई मनोवृत्ति नहीं, तब तो किया जाना चाहिए। उसे किए बिना आप नहीं रह सकते, क्योंकि ये आपका स्वभाव है। जैसे कि चिड़िया गाती है, आप यहाँ उन्हें सुन सकते हैं। वे हमें प्रसन्न करने के लिए नहीं गाती हैं, बल्कि इस कारण गाती हैं कि ऐसा करना उनका स्वभाव है। और संसार में, मानवीय संसार में, कभी लोग इस प्रकार के पक्षी के व्यवहार की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं पक्षी का गाना कितना सुंदर है, या कुछ इसी प्रकार की बातें, ये जानने के लिए कि यह लोग प्रकृति के बारे में क्या बातें करते हैं। आपको शैली की कुछ रचनाओं को पढ़ना पड़ेगा। पहले बसंत पर जब हमने उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश किया तो मेरा हृदय शब्दास गुब्बारे की तरह था, जिसमें भीतर से हवा भरी जा रही हो और करीब करीब फटने को था। और निश्चय ही जब हम शाहजहाँपुर में रेलगाड़ी से उतरे तो ये बुखार की हालत में था। उन दिनों बसंत बाबूजी के घर पर ही मनाया जाता था। मेरे प्रथम बसंत उत्सव में मैं बता चुका हूँ कि बाबूजी महाराज को मिलाकर वहाँ करीब 45 लोग थे, किंतु उन 3 दिनों तक
जो वातावरण वहाँ बना रहा उसकी क्या बात है। यदि आप लोगों के आराम, शारीरिक आराम की बात करें तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। बसंत हमेशा कड़ाके की सर्दी वाले मौसम में ही होता था। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।